जय हिंद साथियों। आज हम ठीक है संविधान के अंतर्गत पढ़ेंगे संघ को। देखिए, अगर संघ की बात करें तो यह भाग 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक के अंतर्गत आता है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं शासन व्यवस्था की। तो देखिए, शासन व्यवस्था के साथियों 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। जो विधायिका होती है साथियों ना, ये कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारी है कार्यपालिका, जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ये कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था है। और तीसरी हमने क्या बताया, न्यायपालिका, ठीक है, जिसको हम जुडिशरी बोलते हैं। निर्मित कानूनों के आधार पर क्या करती है, न्याय करने वाली संस्था है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था शासन व्यवस्था के बारे में। इसके 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है। कार्यपालिका क्या करती है, कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था है। और न्यायपालिका जो है ना साथियों, वो निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय करने वाली संस्था है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र स्तर पर। देखिए, केंद्र स्तर पर आपकी विधायिका होती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों होती हैं, ठीक है। और राज्य स्तर पर बात करें तो विधायिका होती है और कार्यपालिका होती है, ठीक है। और अगर बात करें स्थानीय संस्थाएं क्या होती हैं, जिला स्तर पर साथियों जिला पंचायत होगी, ठीक है। ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत होगी और गांव गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत होती है ना। तो केंद्र स्तर पर क्या बताया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों होती है। राज्य स्तर पे विधायिका और कार्यपालिका होती है। और स्थानीय संस्थाएं कौन सी होती है, जिला स्तर पे जिला पंचायत होगी, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत होगी और ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होगी, राइट। चलिए हम बात करते हैं संघ की। देखिए, हम संघ के बारे में क्या बताया था कि संघ जो है हमारा भाग 5 के अंतर्गत आता है। तो साथियों हमने क्या बताया था आपको। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, कार्यपालिका की। इसके अंतर्गत मतलब संघ के अंतर्गत हम कार्यपालिका को पढ़ेंगे, विधायिका को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे, राइट। कार्यपालिका जो है ना साथियों, ये आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक के अंतर्गत आती है। विधायिका आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक में है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति आर्टिकल 123 में है। सुप्रीम कोर्ट 124 से लेकर 147 के अंतर्गत है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक के अंतर्गत आती है ना। तो हमने क्या बताया था, संघ के बारे में भाग 5 के अंतर्गत आता है। और हमने ये बताया कि संघ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले कार्यपालिका को, जो कि 52 से लेकर 78 तक के अंतर्गत है। विधायिका जो कि 79 से लेकर 122 तक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123 में है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में साथियों बताया था कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक के अंतर्गत आता है ना। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया था कि आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक का इसमें जिक्र है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने अध्याय 1 की। अब देखिए, अध्याय 1 की बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्यपालिका को इसके अंतर्गत। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की। तो आर्टिकल जो है ना, ये आर्टिकल 52 से लेकर 73 तक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री आर्टिकल 74-75 में। और महान्यायवादी आर्टिकल 76 में। और कार्य संचालन आर्टिकल 77-78 में, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कार्यपालिका के बारे में, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति आर्टिकल 52 से लेकर 73 के अंतर्गत पढ़ेंगे। मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री को हम आर्टिकल 74-75 के अंतर्गत देखेंगे। महान्यायवादी की बात की साथी हमने कि आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। और कार्य संचालन हमने बताया था कि आर्टिकल 77 से 78 तक के अंतर्गत है, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। देखिए, आर्टिकल 52 क्या बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। जो आर्टिकल 52 है ना, ये हमें बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अगर बात करें पद की, तो संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो राष्ट्रपति का पद है ना साथियों, ये संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। अच्छा, जो राष्ट्रपति होता है ये हेड ऑफ स्टेट होता है, अर्थात ये राज्याध्यक्ष होता है, ठीक है। यानी देश का शासन इसी के नाम से संचालित होता है, ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो देश का ये प्रथम नागरिक भी होता है। और ठीक है, राष्ट्रपति का जो पद है इसको हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है ना, ये नाम मात्र की कार्यपालिका है, ठीक है, जिसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पद हमने कहा, पद के बारे में क्या बताया कि संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। और हमने ये भी बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है ये हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। और जितने भी देश का शासन है सब इसी के नाम से संबंधित होगा, ठीक है, संचालित होगा। देश का ये प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। और ये क्या है साथियों, नाम मात्र की कार्यपालिका है, ठीक है। और इसको हमने क्या लिया, जो नाम मात्र की कार्यपालिका है इसको हमने साथियों ब्रिटेन के संविधान से लिया है, राइट। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 53 की। देखिए, आर्टिकल 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, मतलब कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं ना, सब राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। अब यह क्या करेगा, राष्ट्रपति जो होगा ना, यह उन शक्तियों का, ठीक है, वो या प्रयोग स्वयं करे या तो अपने अधीनस्थों के द्वारा करा सकता है। तो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं भी कर सकता है या तो अपने अधीनस्थों के द्वारा कराएगा, ठीक है। चलिए आर्टिकल 54 के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें साथियों बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है।
राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन लोग भाग लेंगे। देखिए, लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भाग लेंगे, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेंगे, और राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं साथियों, इसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होते हैं निर्वाचित सदस्य, ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और एक होते हैं मनोनीत सदस्य। जो निर्वाचित सदस्य होंगे ना, ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन जो मनोनीत सदस्य होंगे ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 54 के बारे में क्या हमने बताया था आपको कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। इसमें हमने ये भी बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे। लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेंगे, राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेंगे, और राज्य विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स या निर्वाचित जो सदस्य हैं ना, वही भाग ले सकते हैं, और जो मनोनीत सदस्य होंगे राज्य विधानसभा के, ये भाग नहीं ले सकते हैं, राइट। देखिए, जो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनको एमएलसी के नाम से जानते हैं, ये क्या करेंगे कि वोट नहीं कर सकते, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में ये वोट अपना नहीं कर सकते हैं। कौन, राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, राइट। साथियों, आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 55 की। देखिए, इसमें क्या है ना, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया, ठीक है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया है। सबसे पहले अगर बात करें राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना साथियों, ये होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान। मतदान कैसा होना चाहिए, अप्रत्यक्ष एवं गुप्त रीति से होता है, ठीक है। हमने क्या बताया आर्टिकल 55 के बारे में कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है, ठीक है। और हमने ये बताया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान एवं गुप्त रीति के माध्यम से होता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एक बात हम और देख लेते हैं इसमें कि जो ये राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है ना साथियों, इसको हम आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से हमने लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। अब हम बात करें देखिए निर्वाचन की, तो निर्वाचन साथियों हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, निर्वाचन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है साथियों प्रत्यक्ष निर्वाचन, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। मतलब जो प्रत्यक्ष निर्वाचन अर्थात जिसको हम डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें होता है ना साथियों, जो जनता होती है वो वोट करके अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जो प्रत्यक्ष मतदान होगा, इसमें जनता क्या करेगी, अपना वोट करके अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। लेकिन अप्रत्यक्ष मतदान में क्या होता है कि जो जनता होती है ना, पहले अपने प्रतिनिधि को चुनती है, ठीक है, और फिर वो जो प्रतिनिधि, जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जनता के द्वारा, वो दूसरे प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। हमने डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में क्या बताया था कि जनता वोट करके प्रतिनिधि को चुनती है, और उसके बाद दूसरा होता है साथ ही इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन। हमने क्या बताया था कि इसमें क्या करती है, जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, और वो प्रतिनिधि क्या करेंगे, जाके दूसरे प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, राइट। देखिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में मैंने बता ही दिया था आपको कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान और गुप्त रीति से होता है, ठीक है। चलिए, आपको हमने ये भी बताया कि राष्ट्रपति की निर्वाचन जो पद्धति है साथ ही हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। देखिए, एक नोट की बात करते हैं। देखिए, नोट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि 1997 में, कब की बात है, 1997 की, 1997 में राष्ट्रपति पद की जो जमानत राशि थी साथियों ना, 2500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी, पहले थी 2500 रुपया, ठीक है, अब उसको बढ़ा के 15,000 रुपये कर दी गई थी, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि 1997 में राष्ट्रपति पद की जो जमानत राशि है ना, उसको 2500 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई थी। और इसी 1997 में एक अध्यादेश के माध्यम से जो अनुमोदक और प्रस्तावकों की जो संख्या है ना, इसको भी 10 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था, 10 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया था ना। देखिए, वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि 1997 की बात कर रहा है, बिफोर और आफ्टर, मतलब पहले और बाद की बात है। तो पहले कितने थे, 10 अनुमोदक थे, ठीक है, और 10 प्रस्तावक भी थे। और हम क्या किए बाद में इसको बढ़ा के 1997 में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक कर दिए। मतलब 10 अनुमोदक की जगह 50 अनुमोदक कर दिए, और 10 प्रस्तावक की जगह 50 प्रस्तावक हो गए, ठीक है। और पहले जमानत राशि कितनी थी, 2500 रुपये थी, उसको बढ़ा के 15,000 रुपये कर दिया गया था, राइट। अब साथियों हम बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में होता क्या है ना कि इसमें वोटों की कुल संख्या और वोटों का मूल्य देखा जाता है, ठीक है। यानी वोटों की संख्या और वोटों का मूल्य दोनों को निकाला जाता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो इसमें वोटों की संख्या और वोटों का मूल्य दोनों को निकाला जाता है। हम बात करें वोटों की संख्या, ये होती क्या है, ठीक है। वोटों की संख्या की बात करें तो कुल डाले गए वैलिड वोट्स, जो हमारे वैलिड वोट्स होते हैं ना, ठीक है, जिसको भी सर्वप्रथम 50% प्लस एक मत मिल गया, वो क्या होगा, जीत जाता है, ठीक है, वो प्रत्याशी हमारा जीत जाता है। तो हमने क्या बताया वोटों की संख्या के बारे में, वोटों की संख्या कैसे निकालते हैं, कुल डाले गए जो वैलिड वोट्स होते हैं, ठीक है, कुल डाले गए वैलिड वोट्स का जिसको भी सर्वप्रथम 50% प्लस एक वोट मिल जाता है ना, वो क्या करता है, जीत जाता है, ठीक है। तो ये हमारी थी वोटों की संख्या। अब हम बात करेंगे वोटों के मूल्य के बारे में।
अब साथियों हम बात करते हैं वोटों के मूल्य के बारे में। देखिए विधायक के मत के मूल्य की बात करें, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, राज्य की संपूर्ण जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणे 1/1000 होता है, ठीक है। तो विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य की संपूर्ण जनसंख्या, ठीक है, जितनी भी राज्य की जितनी जनसंख्या है, बटे राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, गुणे 1/1000 कर देते हैं, ठीक है। इससे हमारा वोटों का मूल्य निकल के आ जाता है, ठीक है। साथियों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक, ठीक है, विधायक के मत का अगर हम मूल्य कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मूल्य निकालने से पहले कि सबसे पहले हमने क्या बताया था, इसमें साथियों राज्य की संपूर्ण जनसंख्या, तो हमने मान लिया कि जो उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या कितनी है, 20 करोड़ है, ठीक है। तो हमने ये माना कि राज्य की जो संपूर्ण जनसंख्या यानी यूपी की जो संपूर्ण जनसंख्या ये 20 करोड़ है, हमने एक माना है डाटा, ठीक है। बटे में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मान लिया कि 403, ठीक है, गुणे 1/1000 कर देंगे, ठीक है। तो मैथ तो जानते ही आप, 000 से 000 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा कर देंगे, हमारा तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 496 आ गया, ठीक है। तो वोटों का मूल्य कितना हो गया, 496 आ गया, ठीक है। अब तो साथियों हमने एक विधायक का मूल्य देखा था, वोट का मूल्य। हम बात करते हैं एक सांसद के मत का मूल्य। अभी तो हमने क्या देखा था, एक विधायक के मत का मूल्य, ठीक है। हमने बात यूपी को लेकर एग्जाम्पल भी बताया था आपको। तो अब हम बात करते हैं एक सांसद के मत का मूल्य। देखिए इसमें क्या होता है कि सभी राज्यों के विधानसभा, ठीक है, सभी राज्यों की विधानसभा के सभी एमएलए, ठीक है, के वोट वैल्यू का योग, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, हमने बताया कि सभी राज्यों की विधानसभा के, ठीक है, जितने भी एमएलए हैं, ठीक है, के वोट वैल्यू का योग, ठीक है, बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है। तो एक सांसद के मत का मूल्य आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 56 की। देखिए आर्टिकल 56 हमारा क्या बताता है। देखिए आर्टिकल 56 हमारा बताता है साथियों कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, ये टेन्योर के बारे में बताता है राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति का कार्यकाल, देखिए राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से, जब से अपना पद ग्रहण कर रहा है उस तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। हमने क्या बताया, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के पद के बारे में, राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बात करता है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल हमने क्या बताया कि जब राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है, ठीक है, उस तारीख से, जिस तारीख उसने पद ग्रहण किया है उस तारीख से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, 1 जनवरी 2020 को कोई राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। उनकी मतलब राष्ट्रपति पद क्या उनका है, मतलब तारीख क्या उनकी, 1 जनवरी 2020 तक वो क्या करेंगे, 5 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे, मतलब 31 दिसंबर 2025 तक, ठीक है, 31 दिसंबर 2025 तक, 5 साल तो हो गया, इस तारीख तक अपने पद पर क्या करेंगे, वो बने रहेंगे, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कोई राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, अब वह चाहे तो समय से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। मान लीजिए कोई आदमी राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, वो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अपने समय से पहले भी क्या कर सकता है, त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। अच्छा वो त्यागपत्र अब देगा किसको, आइए उसके बारे में समझते हैं। तो हमने क्या बताया साथियों कि देखिए त्यागपत्र जो है वो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। जो राष्ट्रपति है वो समय से पहले अपना त्यागपत्र दे देगा, लेकिन देगा किसको, वो देगा उपराष्ट्रपति को। अच्छा उसकी भी कंडीशंस है कि वो जो राष्ट्रपति है जो त्यागपत्र दे रहा है अपना, वो अपने हस्ताक्षर सहित, ठीक है, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा यानी खुद के द्वारा, ठीक है, लिख के और हस्ताक्षर सहित क्या करेगा, राष्ट्रपति को दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 56(1) की। देखिए कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी, ठीक, आर्टिकल 56(1) क्या कहता है, कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, ठीक है। मतलब कोई राष्ट्रपति है, ठीक है, आर्टिकल 56(1) कहता है कि जब कोई भी राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो तब तक अपने पद पर बना रहेगा या तब तक पद धारण किया रहेगा जब तक कि जो अगला राष्ट्रपति है वो पद को धारण न कर ले, ठीक है, पद को ग्रहण न कर ले। तो वही हमने बताया था कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें महाभियोग की, तो महाभियोग होता क्या है। देखिए महाभियोग की बात करते हैं ना, तो राष्ट्रपति को ना कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उसके पद से हटाया जा सकता है। अच्छा हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर तो महाभियोग लाना पड़ेगा, ठीक है। जब महाभियोग लगेगा तो राष्ट्रपति अपने मतलब जिस समय वो पद पे हैं, आसीन हैं, ठीक है, जब महाभियोग लग गया तो उनको अपने पद से हटना पड़ेगा वहाँ पे, राइट। आर्टिकल 57 की बात कर लेते हैं।
देखिए आर्टिकल 57 क्या बताता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, वो चाहे तो दोबारा फिर से क्या कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं और फिर से वो निर्वाचित हो सकते हैं। तो वही कह रहा है कि आर्टिकल 57 जो है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। अच्छा, इंडिया में क्या है कि जितनी बार चाहें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति हैं, वो जितनी बार चाहें तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इनका कार्यकाल जो है, तो कार्यकाल हमने बता दिया राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन होगा क्या, जैसे 5 साल कोई राष्ट्रपति हैं, 5 साल अपने पद पर रहे, 5 साल बाद क्या उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तो उसमें क्या करेंगे ना, वो अपने फिर खुद को चुनाव लड़ सकते हैं अगली बार राष्ट्रपति होने के लिए, ठीक है। तो पुनः निर्वाचित होने के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, अगर बनेंगे तो फिर से 5 साल रहेंगे वो, ठीक है। तो वही हमने बताया था कि आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 58 के। देखिए आर्टिकल 58 में क्या है साथियों कि राष्ट्रपति के बारे में योग्यताएं दी गई हैं कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है, क्या उनकी योग्यताएं हैं। देखिए आर्टिकल 58 में क्या बताया, राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं हैं। देखिए पहले कंडीशन क्या कह रहा है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है भारत का, तो वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, नागरिकता हमने बताई थी कैसे ली जा सकती है, कैसे इसको समाप्त की जा सकती है, ठीक है। नागरिकता के अर्जन के बारे में बताया था, नागरिकता की समाप्ति के बारे में बताया था। तो हमने ये भी बताया था कि नागरिकता जो है साथ एक वंश क्रम से ली जाती है, ठीक है, और एक क्या करते हैं हम, देशीकरण से भी ले सकते हैं। कई तरीके होते हैं नागरिकता लेने के, आपको हमने बताया था। यही कह रहा है कि जो भारत का व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह नागरिक होना चाहिए किसका, भारत का। अच्छा, ये आवश्यक नहीं है कि वो जन्म से ही यहाँ का नागरिक हो, ठीक। अगर वंश क्रम के या फिर देशीकरण से भी वो नागरिक हुआ है तो भी क्या करेगा, वो राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब राष्ट्रपति के लिए वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। मतलब जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी क्राइटेरिया, एज की क्राइटेरिया की क्या बात की गई कि 35 वर्ष तक उसकी आयु पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। तीसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है। जिसको भी राष्ट्रपति बनना है वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है। जैसे आगे हम बात करते हैं कि देखिए वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। दूसरा, चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित न किया गया हो, ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि गंभीर अपराध में कोई सजा याफ्ता ना हो, ठीक है। तो हमने क्या बताया था आर्टिकल 58 के बारे में। आर्टिकल 58 के बारे में साथियों हमने आपको ये बताया था कि इसमें राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हैं, ठीक है। पहला हमने बताया कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक, और ये आवश्यक नहीं कि वो जन्म से ही नागरिक हो, ठीक है। दूसरा क्या बताया कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी हमने बताया कि वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है। हमने आपको ये भी बताया था इसमें कि वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित न किया गया हो, ठीक है। फिर तीसरा हमने ये बताया था आपको कि वह किसी भी गंभीर अपराध में क्या कर रहा हो, सजा याफ्ता न हो, यानी सजा न काट रहा हो, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की। आर्टिकल 59 क्या कह रहा है साथियों कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कुछ कंडीशंस है राष्ट्रपति पद के लिए कि क्या क्या कंडीशंस है, आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला बात तो ये है कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होना है, या जो जिस आदमी को राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद को धारण न करता हो। वो व्यक्ति जो है किसी भी लाभ के पद को धारण न करता हो। दूसरा ये कह रहा है कि संघ सरकार या राज्य सरकार का मंत्री हो, ठीक है। जिसको भी राष्ट्रपति बनना है वह संघ सरकार या राज्य सरकार का मंत्री हो, या फिर राज्यपाल हो, ठीक है, या उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, या फिर सांसद या विधायक हो, ठीक है। हमने क्या बताया, उपराष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं आर्टिकल 59 में, ठीक है। हमने ये बताया कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, ठीक है, वह किसी लाभ के पद पे पहली बात कि नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात हमने बताया संघ सरकार या राज्य सरकार का मंत्री होना चाहिए उसको, या फिर राज्यपाल भी लड़ सकता है, या उपराष्ट्रपति हो वो भी हो सकता है, या फिर सांसद या विधायक हो, ठीक है। चलिए देखिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति बन जाने के बाद पहला वाला पद त्याग देना होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए राज्यपाल है या राष्ट्रपति है, ठीक है, वो क्या करेगा, चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए वो जीत जाते हैं, ठीक है, जीत गए अपने चुनाव में, राष्ट्रपति बन गए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो पहला वाला पद है, अर्थात वो राज्यपाल हो या उपराष्ट्रपति हो या कोई सांसद विधायक हो, ठीक है, या किसी संघ या राज्य सरकार के मंत्री हो, उनको क्या करना होगा कि पहला वाला जो अपना पद है ना उसको त्याग करना होगा, ठीक है। उसके बाद तब जाके ये राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। तो पूर्व पद पर रहते हुए चुनाव तो लड़ सकते हैं, ठीक है। पूर्व पद पे मान लीजिए कोई विधायक है, ठीक है, कोई मंत्री, कोई सांसद है, कोई उपराष्ट्रपति है, कोई राज्यपाल है, ठीक है, वो चाहे तो अपने
पद पर रहते हुए चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन जब वो जीत जाएंगे ना तो ठीक है क्या करना पड़ेगा कि पहले वाला पद जो उनका है उनको त्यागना पड़ेगा और उसके बाद तब जाके वो राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक, अब आर्टिकल 60 की बात करते हैं तो आर्टिकल 60 हमारा कहता है ओथ के बारे में बताता है। ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, राष्ट्रपति की ओथ के बारे में बात करता है। तो देखिए हमने क्या बताया आर्टिकल 60 के बारे में कि राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ यानी ओथ। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे ना, इनके द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, अच्छा मान लीजिए अगर वो अनुपस्थित रहें, हो सकता है किसी कारणवश वो उपस्थित ना हो। ठीक है, तो उनकी अनुपस्थिति कौन, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के दौरान जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा ना, ठीक है, वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। इन केस मान लीजिए वो क्या है, अनुपस्थित हैं, तो उनकी जगह पे क्या होगा, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे ना, वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। राइट, देखिए आर्टिकल 61 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकल 61 कहता क्या है। देखिए आर्टिकल 61 बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। अच्छा, महाभियोग हमने क्या बताया था कि महाभियोग के माध्यम से, ठीक है, अपने पद पर रहते हुए किसी राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 बताता है राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले, हमने क्या बताया, खत्म होने से पहले ही पद से हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग कहते हैं। ठीक है, अच्छा पूछिए कि प्रक्रिया ली कहाँ से गई है, जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसको हमने साथियों अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, अच्छा किस आधार पर उसको हटाया जा सकता है, मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, कोई राष्ट्रपति है, उनको किस आधार पर हम उनके पद से हटा सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान, तो अगर वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं। ठीक है, अगर संविधान का अतिक्रमण करेंगे तो उनको क्या करेंगे हम कि महाभियोग के माध्यम से उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्रस्ताव, भाई प्रस्ताव भी तो आना जरूरी ना, जो प्रस्ताव आएगा ना उसको हम संकल्प प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा महाभियोग का प्रक्रिया लगाने के लिए, ठीक है, तो पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा उसको संकल्प प्रस्ताव कहते हैं। अच्छा इसमें क्या होता है, देखिए लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, जो लोकसभा होती है या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है। मतलब जो हमारा प्रस्ताव होगा ना, ठीक है, जो हमारा संकल्प प्रस्ताव है, इसको या तो हम लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले ला सकते हैं। ठीक, लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया लागू होगी तो उससे पहले क्या करना है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या करना होगा, सूचना देना होगा। ठीक है, कि आपके महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है। ठीक, तो हमने क्या बताया था राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही, मतलब जो पद पे हैं अपने, उस समय उनको हटाने की एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अच्छा आधार क्या है भाई, किस आधार पे हम महाभियोग की प्रक्रिया ला सकते हैं, कि संविधान का जो अतिक्रमण होगा तो वहाँ पे क्या होगा, महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो सकती है। ठीक है, अच्छा जो प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है, जो महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया जाएगा उस प्रस्ताव को हम क्या संकल्प प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ये प्रस्ताव जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। ठीक, और सूचना 14 दिन पहले देनी होगी। ठीक है, देखिए इसकी शर्त क्या है साथियों, कि यदि जो प्रस्ताव हमने क्या बताया, प्रस्ताव हमारा लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि वो प्रस्ताव जो संकल्प प्रस्ताव है सबसे पहले लोकसभा में गया, ठीक है, तो लोकसभा में गया ना तो कुल सदस्य का 1/4, ठीक है, जो शर्त इसकी है कि कुल सदस्य का 1/4, या फिर हमने बताया जब लोकसभा में गया है प्रस्ताव तो कुल सदस्य का 1/4 से पारित होना होगा इसको। ठीक है, जो सदस्य संख्या है इसके 1/4 से पारित होना होगा। या फिर मान लीजिए उस प्रस्ताव को राज्यसभा में लाया गया तो वहाँ पे जो कुल सदस्य संख्या है ना उसके 1/4 से इसको पारित होना होगा। ठीक, तो हमने क्या बताया कि जो हमारा प्रस्ताव होगा लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। अगर मान लीजिए लोकसभा में गया हो तो वहाँ पे जो कुल सदस्य संख्या है उसके 1/4 से उसको पारित होना होगा। या वही संकल्प प्रस्ताव मान लीजिए लोकसभा में नहीं गया, पहले राज्यसभा में चला गया, तो वहाँ पे भी क्या होगा साथियों, कुल सदस्य संख्या के 1/4 से उसको पारित होना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो दूसरा सदन होगा ना साथी, ये राष्ट्रपति पर लगे आरोप की जांच करेगा। ठीक है, क्या करेगा, राष्ट्रपति पर लगे आरोप की जांच करता है। ठीक, और आरोप सच्चा है, ठीक, आरोप सही है, तब यहाँ से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब पहले क्या होगा कि अगर महाभियोग की प्रक्रिया लगाना होगा राष्ट्रपति पर, तो हमने क्या बताया था कि उसमें सबसे पहले आपको एक संकल्प प्रस्ताव लाना होगा। वो संकल्प प्रस्ताव या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में आ सकता है। अगर मान लीजिए पहले लोकसभा में आता है तो उसमें क्या होगा, कुल सदस्य संख्या के 1/4 से उसको पारित होना होगा। या वही संकल्प प्रस्ताव अगर मान लीजिए राज्यसभा में आता है तो उसको भी क्या होना होगा, कुल सदस्य संख्या के 1/4 से पारित होना होगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि जो दूसरा सदन होगा ना वो राष्ट्रपति पर लगे आरोप, भाई अब तो आरोप लगा है महाभियोग होगा तो लगे आरोप की क्या करेगी, जांच करेगी। ठीक है, और अगर आरोप जो लगा है वो सही निकल जाता है, ठीक है, आरोप सही है, तब वहां से हमारी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है,
अच्छा, एक बात और समझिए कि जिस भी सदन में सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, मान लीजिए लोकसभा में लाया गया था, तो महाभियोग की प्रक्रिया वहीं से शुरू होगी, कहाँ से? लोकसभा से। और अगर वही, ठीक है, जो हमारा प्रस्ताव है, संकल्प प्रस्ताव, वो मान लीजिए राज्यसभा में अगर लाया गया था, तो वहाँ पे क्या होगी कि वहाँ से यानी राज्यसभा से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, राइट। अच्छा, अगर मान लीजिए कि लोकसभा में लाया गया था, ठीक है, और वहाँ पे जो दूसरा हमने क्या बताया था, जो दूसरा पक्ष होगा वो जांच करेगा, अगर सब कुछ ठीक निकल जाता है, सब कुछ सही है, तो वहाँ से महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अगर मान लीजिए लोकसभा में लाया गया था, तो लोकसभा से महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो गई। अब क्या होगा कि लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का 2/3 से इसको पारित होना होगा। उसके बाद, ठीक है, राज्यसभा में अगर आया हो तो राज्यसभा में क्या है, कुल सदस्य संख्या के 2/3 से क्या होना, पारित होना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि राष्ट्रपति जो है अपना पद खाली कर देंगे, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपना पद खाली कर देंगे, राइट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 62 की। देखिए, आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही, ठीक है, राष्ट्रपति का जब कार्यकाल समाप्त होगा, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति के चुनाव करा लिए जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 62 हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही, ठीक है, अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है, राइट। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए, हमने बताया साथियों आपको आर्टिकल 52 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 52 हमारा बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर आर्टिकल 53 में हमने क्या बताया था, कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं सब राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है, जिनका प्रयोग चाहे तो वो स्वयं कर सकता है या अपने अपने अधीनस्थों के द्वारा करा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 54 में बताया था हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है। आर्टिकल 55 की बात करें तो हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में बताई थी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान एवं गुप्त रीति के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद हमने साथियों बताया था आपको निर्वाचन जो हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन अर्थात डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है, हमने बताया जनता इसमें क्या करती है, वोट करके अपने प्रतिनिधि को चुनती है। और जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसमें क्या होता है, जो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं ना, ये अपने दूसरे प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि 1997 में राष्ट्रपति पद की जमानत राशि को 2500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। और 1997 में ही साथियों जो हमारे 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक थे, इनकी भी संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया था, राइट। फिर उसके बाद साथियों हम बात करते हैं आर्टिकल 56 की, ठीक है। 55 तो बता दिया। आर्टिकल 56 में क्या बताया, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। फिर हम आर्टिकल 56(1) के बारे में हमने बताया, ठीक है, कि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर लेता है, ये आर्टिकल 56(1) कहता है। आर्टिकल 57 में आपको क्या बताया कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, ठीक है, मतलब जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति अपना निर्वाचन कर सकते हैं, आर्टिकल 57 बताता है। आर्टिकल 58 में क्या बताया साथी, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं कुछ बताई थी, ठीक है, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूरी भी नहीं कि वो जन्म से ही हो, ठीक है, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर रहा हो, ठीक है, वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की क्षमता रखता हो, ठीक है। फिर आर्टिकल 59 में क्या बताया था, राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें थी कि वो किसी के लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, संघ सरकार या राज्य सरकार का मंत्री हो, ठीक है, या राज्यपाल हो या उपराष्ट्रपति हो या सांसद या विधायक हो, ठीक है। फिर आर्टिकल 60 में क्या बताया था, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान। अच्छा, शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, ठीक है, ये हमारे मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इनकेस मुख्य न्यायाधीश हमारे अनुपस्थित हैं या फिर मौजूद नहीं है, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद साथ ही हमने आर्टिकल 61 के बारे में बताया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगा सकते हैं, हमने ये भी आपको बताया था, ठीक है, कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ये प्रक्रिया लगाई जाती है राष्ट्रपति पे। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जो है संविधान का क्या अतिक्रमण करते हैं, तो वहाँ पे क्या उनके राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाती है। फिर आर्टिकल 62 साथ ही हमने बताया था आपको कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है, राइट। अब हम कल पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक। आज हमारा भारत का राष्ट्रपति खत्म हो गया, आज हम कल पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में।